नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले और आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर हम एमपी जीके के बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एमपी ज्योग्राफी, एमपी पॉलिटी, एमपी हिस्ट्री और एमपी इकोनॉमी, साथ ही एमपी करंट अफेयर्स, एमपी स्पोर्ट्स, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। तो आइए मित्रों, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जब अपने रेगुलर बैचेस में पढ़ाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि भाई क्लास में जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी वीडियो आप सुन रहे हैं, घर जाके उनको अपनी किसी टेक्स्ट बुक से जरूर पढ़िए और उसके बाद आप उनके प्रॉपर नोट्स तैयार करिए और उसके बाद आप प्रॉपर रिवीजन करते रहिए और उसके बाद फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाइए। क्योंकि अभी समय की अपनी बाध्यता है, हमें टू द पॉइंट अपनी बातें रखनी है। तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इस समय 55 जिले हो गए हैं और अभी रीवा से जो है वो मऊ बना है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, है ना। बहुटी जलप्रपात अब मऊ में हो गया है आपका। और जो आपके मुकुंदरी हिल्स सफारी जो है, सफारी जो मुकुंदरा हिल्स है वो पहले सतना में, तो वो भी मऊ में हो गई है। छिंदवाड़ा से पांडुरना हो गया है, तो गोटामारा मेल जो है पांडुरना में। और इसके साथ ही जो है आपके एक पांडुरना मऊ, तो लगभग मध्य प्रदेश के अंदर जो है आपके 55 जिले हो गए हैं। रिसेंटली अभी जो 3 जिले बने हैं उनको मिला करके, तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो सतना से जो है वो मैहर बना है, 55वां जिला, जिसमें मैहर, अमरपाटन और रामनगर को लगाया गया। 54वां जिला अमर पांडुरना है, जो पांडुरना और सौसर को जोड़ के बनाया। और इसके अलावा मऊगंज है ना। तो ये आपको याद रखना है कि मऊगंज जो है वो रीवा से है, वो करके जोड़ा गया है 13 अगस्त को। उसके बाद सतना से आपका मैहर है ना। तो दिमाग में चीजें अपनी सेट कर लें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 55 होने के बाद क्षेत्रफल वाइज जो अगर देखें तो छिंदवाड़ा ना होकर के जो है वो शिवपुरी हो गया है। मध्य प्रदेश की लोकेशन पे हम बात करें तो करीब 3,08,252 के आसपास क्षेत्रफल है। राजस्थान के बाद सेकंड नंबर है। और पूरे मध्य प्रदेश को अगर देखें तो 9.3538% जो एरिया जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग यहाँ पर कवर हो रहा है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से जो है आपके घिरा हुआ है। आपके उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और छत्तीसगढ़ से। और मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, स्थल अवरुद्ध है। एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना भारत में 5 राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कर्क रेखा को छूकर जो भारत के 8 राज्य जाते हैं, वैसे मध्य प्रदेश से 14 जिले जो हैं वो यहाँ से होकर के जाते हैं। आपको उनके नाम याद रखना है, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, है ना। तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, उसके बाद सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल और जबलपुर। प्री में क्वेश्चन आया एक बार के एमपीपीएससी में, कर्क रेखा से होकर के कौन सा जिला नहीं जाता, तो उसमें उन्होंने इंदौर दिया हुआ था, तो इंदौर को आपको उसमें बाहर करना था। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में सेटअप करके रखना है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, गुजरात सबसे कम 2 जिलों को छूता है, सबसे ज़्यादा जिलों को यूपी छूता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस समय जो है वो 10 संभाग और 55 जिले के आसपास लगभग स्थिति बन रही है। और अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला मुरैना, जिसको हम सरसों की हांडी कहते हैं, बुरहानपुर जो केले के लिए विख्यात है, और साथ ही साथ जो है बुरहानपुर जो है वो दक्षिण का प्रवेश द्वार भी है। इसके बाद अलीराजपुर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्ड यहाँ पर है। सिंगरौली ऊर्जा राजधानी के नाम से बेढ़न को यहाँ पर जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख जो हैं आपके एरिया मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो है आपका मालवा, 28%। काली मिट्टी कपास के लिए, है ना। चरनोजेम भी कहते हैं क्योंकि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और यहाँ पर साधारण गहरी मिट्टी है, निमाड़ में गहरी काली है, और जो सेलो या छिछली काली है वो होशंगाबाद वाले बेल्ट में। तो नर्मदा घाटी को जो है वो मध्य प्रदेश का जो है रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और मालवांचल को जो है ये कपास के लिए, सोयाबीन के लिए, मूंगफली के लिए जाना जाता है। 28% एरिया में 26% में नर्मदा घाटी है, ये रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद मध्य भारत का पठार जो सरसों की हांडी के लिए जाना जाता है, यहाँ का लिंगानुपात भी कंपेरेटिवली कम है और यहाँ पे गर्मी वगैरह भी ज़्यादा रहती है, ठंडी वगैरह भी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ये सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, करीब 11% के आसपास है, धूपगढ़ वाला। इसके साथ ही आपका बघेलखंड वाला एरिया है, 7% सबसे कम। उसके बाद बुंदेलखंड है करीब 7.5% के आसपास। और उसके बाद रीवा पन्ना है करीब 10.36 के आसपास। तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र अगर हम देखें तो आपको मालवा मिलेगा। ये आपको दिमाग में सेटअप करके रखना है। मालवा से निश्चित तौर पर जो है वो परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि मालवा क्यों फेमस है। तो मालवा काली मिट्टी के लिए फेमस है, 28% क्षेत्र में ये है।
और जो हमारा राजकीय नाट्य है माच, वो भी यहाँ से रिलेटेड है। अभी ओम प्रकाश शर्मा जी को पद्मश्री मिला है। और इसके अलावा जो तमाम प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मालवा का एक अपना वेटेज है, अपना रोल है। तो मालवा ये पूरा वेस्टर्न भाग में है। सबसे ज़्यादा ट्राइबल यहाँ पर आपकी जो भील है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा मालवा से क्वेश्चन कई बार आता है कि काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, कपासी मिट्टी है। काली मिट्टी की जलग्रहण क्षमता ज़्यादा है। यहाँ उज्जैन में कपास सबसे ज़्यादा, उज्जैन में सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है। खंडवा और खरगोन में कपास ज़्यादा होता है। तो इस पूरे बेल्ट के अंदर जो है प्रोडक्शन एनर्जी एग्रीकल्चर लेवल पर काम होता है। हालांकि मिनरल्स की थोड़ी सी यहाँ पर कंपेरेटिवली जो है वो कमी होने का, क्लाइमेट जो है ना गर्म है ना ठंडा है। फायान ने इसलिए से सर्वश्रेष्ठ जलवायु भी कहा था। और अधिकांश जो नदियाँ हैं उनका उद्गम मालवा से होता है। और मालवा के अपात तंत्र में गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन, माही जैसी तमाम नदियाँ भी यहाँ पर हैं। और माही लास्ट टाइम पूछा भी था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर जाती है। इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। कर्क रेखा को जो 2 बार छूने वाली नदियाँ हैं। और माही नदी के बारे में लास्ट टाइम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये पूरे क्षेत्र में उज्जैन के अंदर जो है पेड़ पौधों की कमी है। बालाघाट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। परसेंटेज वाइज बालाघाट और श्योपुर है, और एरिया वाइज बालाघाट और छिंदवाड़ा बैतूल है। और अगर हम सबसे कम प्रतिशत देखें तो उज्जैन है, और एरिया वाइज भी उज्जैन है। और उसके बाद जो है वो शाजापुर रतलाम का नंबर आता है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे क्षेत्र में अगर हम देखें तो अलीराजपुर डोलोमाइट के लिए फेमस है, मंदसौर स्लेट के लिए फेमस है, देवास इंदौर बैराइट्स के लिए फेमस है, झाबुआ जो है रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है, धार जो है वो चूना पत्थर के लिए फेमस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे मालवांचल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ, वैसे तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूँ है, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है आपके सोयाबीन होता है उज्जैन में, और राष्ट्रीय सोयाबीन संस्थान इंदौर में। और वैसे महाराष्ट्र पहले पे आ गया है सोयाबीन में, और सेकंड नंबर मध्य प्रदेश का हो गया है। सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र फर्स्ट हो गया है, सोयाबीन सेकंड। आज भी मध्य प्रदेश का उज्जैन सोयाबीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उस तरीके से कपास के लिए अगर देते हैं तो काला सोना, खंडवा और खरगोन आपको कपास सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मंदसौर स्लेट के लिए मैंने आपको बता दिया। और अभी रियावन लहसुन जो कि रतलाम का है वो बड़ा फेमस, अभी उसको GI टैग मिला है चर्चा में। वैसे लहसुन सबसे ज़्यादा मंदसौर में है, और मध्य प्रदेश भी लहसुन के उत्पादन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मालवांचल की, तो मालवांचल की एक खास बात ये है, यहाँ पर बैंक नोट प्रेस कारखाना है जो 1974 में बना था, जहाँ पर 10 रुपये को छोड़कर 2000 को छोड़कर बाकी सारे नोट बनाए जाते हैं। तो 1974 के अंदर ये जो है बैंक नोट प्रेस कारखाना बना था देवास में। टिश्यू पेपर कारखाना महू में है। उसी तरीके से नेपानगर जहाँ पर अखबारी कागज बनाया जाता है 48 में बना था। और सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो होशंगाबाद में 1967 में बना था। इसके अलावा सूती मिलें यहाँ पर है, इसको इंदौर को मैनचेस्टर कहते हैं। आपके पीतमपुर को जो है वो डेट्राइट कहा जाता है, कृत्रिम रेशा नागदा में है। इसके अलावा जो मेगा फूड पार्क है खरगोन के अंदर है इंडस नाम से। साथ ही साथ जो मेघनगर है वो औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर है। पीतमपुर ऑटोमोबाइल क्षेत्र है। मंडीदीप जो जापान के सहयोग से बना ऑप्टिकल फाइबर कारखाना यहाँ पर है। मक्सी शाजापुर में जहाँ पर भी हाल ही में कोका कोला प्लांट लग रहा है वो यहाँ पर है। तो तमाम प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मांडू जिसको एंजॉय सिटी कहते हैं धार में, ओमकारेश्वर जहाँ पर सोलर फ्लोटिंग प्लांट सबसे बड़ा लगा, उज्जैन महाकालेश्वर जो आपके 84 परिक्रमा 7 नारायण 9 नारायण और 7 देव की परिक्रमा करने के लिए जाना जाता है। और महाकालेश्वर जो है ये आपके सिंह का कुंभ का मेला भी लगता है यहाँ पे। अब 2028 में अगला मेला लगना है। हनुमंतैया जो ये मध्य प्रदेश का एक जल टापू के नाम पर है। सांची जो 1989 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। भोजेश्वर मंदिर जो भोपाल में है, जिसे हाल ही में जो है यूनेस्को की टेंटेटिव साइट में शामिल किया गया। पाताल पानी जो आपके टैया भील के नाम पर हाल ही में स्टेशन का नाम रखा गया। पशुपतिनाथ का मंदिर जो कि आपके मंदसौर में है। इसके अलावा मालवा की अगर हम बात करें, मालवांचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माछ है जो ओमकार नाथ शर्मा को भी हाल ही में जो पद्मश्री मिला गया इससे संबंधित। इसके अलावा कबीर गायन के लिए भी यहाँ पे भी हाल ही में अवार्ड दिया गया। तमाम प्रकार की चीज़ें। इसके अलावा आड़ा खाड़ा, भगोरिया, राजवाड़ी, मटकी तमाम नृत्य हैं। जैसे पिछली बार इन्होंने एक नृत्य पूछ लिया था, मौनी नृत्य सागर के ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली में होता है, और उसमें फेपरिया, मांडलिया, डंडा ये सारे नृत्य तो इनको बाहर करना था। तो लास्ट टाइम उन्होंने मौनी पूछ लिया था सागर के अंदर। इस तरीके प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पर भोपे मोपे जैसे गायन है, मांडना चित्रकला है। इसके अलावा सांझा फुली इस प्रकार की भी चित्रकला के क्षेत्र में जो है आपको काम करते हुए ये दिखेंगे। ये मटकी नृत्य यहाँ पर होता है ना, मटकी नृत्य आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो भगोरिया जो होली के समय होता है, भील ट्राइबल का गोल गधड़ो नृत्य इनसे संबंधित है। इसके लोक नाट्य माच जिसके लिए
ओमकारनाथ शर्मा जी को भी हाल ही में जो है पद्मश्री मिला गया, 200 साल लगभग इसके पूरे हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पाई जाएगी, चाहे भोपाल हो चाहे इंदौर हो, पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। डिंडोरी में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कंपेरेटिवली जो है वो कम है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जनजातियों का विशेष तौर पर पश्चिमी क्षेत्र में संकेंद्रण मिलेगा, खासतौर से झाबुआ में, अलीराजपुर में, धार में पॉपुलेशन वाइज 12 लाख, अलीराजपुर में परसेंटेज वाइज 89%। ट्राइबल्स वाले टॉपिक में ऑलरेडी हमने पढ़ा, तो अपने आप में मालवा के पठार का इकोनॉमिकल महत्व है। और निश्चित तौर पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब प्रश्न परीक्षा में आएगा। जैसे इस बार इन्होंने पूछ लिया था कि जो आपके इंदौर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकल रेडीमेड के लिए जाना था, मक्सी जो है शाजापुर का क्षेत्र है, पीथमपुर जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, है ना। एक क्लस्टर अभी हाल ही में पूछ लिया था इन्होंने, लास्ट टाइम परीक्षा में ग्वालियर का एक जो क्लस्टर पूछा था इन्होंने। तो इस तरीके के प्रश्न भी परीक्षा में पूछ सकता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं याद रखने हैं और ये सारी चीज़ों को दिमाग में सेट करते हुए आपको चलना है। तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको बनेंगी। और पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जो हनुमंतैया है, हनुमैया टापू जो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, वो यहाँ पर है। इसके अलावा मांडू, ये बहुत फेमस प्लेस है, ये यहाँ पर है आपके। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें मध्य भारत के पठार की, तो मध्य भारत के पठार में हम चलते हैं, सरसों की हांडी के नाम से विख्यात है। मुरैना और भिंड सबसे कम लिंग अनुपात वाला क्षेत्र भी ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर दिखेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के इस भौगोलिक क्षेत्र को समझने का, तो मध्य प्रदेश के इस भौगोलिक क्षेत्र में आपको गर्मी अधिक मिलेगी, ठंडी अधिक मिलेगी, है ना। एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली कूल वाला क्षेत्र है। और ऊपर जाते समय हम देखेंगे उत्तर में गर्मी बहुत है, क्योंकि आसपास जो है नदियों वाला कुछ क्षेत्र आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये मध्य भारत का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग भिंड, मुरैना, शिवपुरी वाला इलाका, मंदसौर वाला इलाका, नीमच वाला इलाका यहाँ पर है। जलोढ़ मिट्टी, ऑलिवियल सॉइल यहाँ पे आपको मिलेगी। और ये जो खैरवार से कत्था वगैरह बनता है, ये बानमोर वाला क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा। बानमोर जो मुरैना के अंदर एक औद्योगिक क्षेत्र जहाँ 1922-23 में सीमेंट इंडस्ट्री आई, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कंपेरेटिवली अगर देखें तो 10% के आसपास हिस्सा ये मध्य भारत का यहाँ पर आपको ये पूरे क्षेत्र में देखने को मध्य भारत के पठार में मिलेगा। और यहाँ पे चंबल के बीहड़ है। मुरैना में 22% तक के मृदा का कटाव है, अवनलिका पर्दन है। पेड़ पौधों की स्थिति देखें तो आपको यहाँ पर बेसिकली शुष्क कटीले पेड़ मिलेंगे, शीशम, खैर, बबूल, खेजड़ी वगैरह। हालांकि मध्य प्रदेश में अल्पाइन मिलते नहीं है ना। सरसों की हांडी इसको कहा जाता है, क्योंकि मेन तौर पर जो मुरैना है वो सरसों की हांडी के लिए फेमस, और साथ ही साथ गजक के लिए भी मुरैना फेमस है। गजक को जो है अभी GI टैग में शामिल किया गया है ना। इसके अलावा जो कुछ अन्य चीज़ें उनके लिए भी ये जाना जाता है, संगमरमर के लिए जाना जाता है इस पूरे क्षेत्र को, है ना। बानमोर औद्योगिक केंद्र जो है वो मुरैना के अंदर है। सीमेंट इंडस्ट्री 1922-23 से यहाँ पे चल रही है। और सहरिया ट्राइबल, आमतौर पे यहाँ पे आपको सहरिया ट्राइबल मिलेगी। सहरिया ट्राइबल जो दुलदुल घोड़ी, आपके लहंगी, रागिनी लोकनाट्य ये सब करती है। और श्योपुर को जो है वो मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है कुपोषण के कारण। और कुछ इंडस्ट्री मैंने बताई आपको, कत्था इंडस्ट्री जो आपके बानमोर में है, आपके सरसों इंडस्ट्री आपकी गजक, है ना। इसके अलावा शुगर मिल जो मुरैना के कैलारस में है। इसके अलावा विजयनगर NFL जो 1988 में बना। और इसके अलावा मालनपुर जो औद्योगिक केंद्र है भिंड में है। इसके अलावा डबरा शुगर मिल, है ना। बानमोर मैंने आपको नाम बता ही दिया। तो तमाम प्रकार के औद्योगिक केंद्र आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो अगला क्षेत्र हमारा है वो है आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड करीब मध्य प्रदेश में लगभग मान के चलिए 7.7% के आसपास है ना। सबसे ज़्यादा आपका मालवा है। और मालवा के बाद जो है आपके नर्मदा सोन घाटी है। नर्मदा सोन घाटी, मालवा करीब 28 है, नर्मदा सोन घाटी करीब 26 है। 11% आपका सतपुड़ा है। और उसके बाद फिर मध्य भारत है, फिर उसके बाद आपके रीवा पन्ना है, फिर उसके बाद बुंदेलखंड, और सबसे छोटा जो है वो बघेलखंड है। तो लगभग आपको यहाँ दिमाग में रखना है। और इस पूरे क्षेत्र में बात करें तो मिश्रित मिट्टी है, लाल और काली मिट्टी आपको मिलेगी। सागर वाला क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे सिद्ध बाबा है 1172 मीटर। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये पूरे क्षेत्र में आपको बुंदेलखंड में आर्किन चट्टानें मिलेंगी। और ये पूरा चेदी जो खजुराहो वाला क्षेत्र है और महाजनपद भी रहा है वो है। और खजुराहो भी आपको यही मिलेगा, जिसको 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मतंगेश्वर मंदिर यहाँ पर है, विद्याधर द्वारा बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ पर है। और बुंदेलखंड का एक अपना रोल है। और ग्रेनाइट और नीस से कई सालों पहले बना, ये भी प्री कैम्ब्रियन की चट्टान है। और इस पूरे क्षेत्र को जो है, बुंदेलखंडी क्षेत्र को जो है, ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो सिद्ध बाबा 1172 मीटर के आसपास। इसके अलावा
बुंदेलखंड के अंदर हम बात करें तो यहाँ बेसिकली सूखा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का ये पूरा बेल्ट जो है वो सूखा क्षेत्र है, और यहाँ पर आपको पन्ना छतरपुर मिलेगा, पन्ना हीरा के लिए फेमस मिलेगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। वन की भी मात्रा कंपेरेटिवली कम है, पतझड़ वन मिलेंगे आपको। गेहूं और ज्वार का उत्पादन यहाँ पर होता है आमतौर पर। साथ ही साथ ग्रेनाइट टीकमगढ़ वगैरह में होता है, बैतूल तो ही फेमस, हीरा आपके मझगवा वगैरह में होता है, चूना पत्थर छतरपुर में, यूरेनियम आपके वैसे तो शहडोल है, लेकिन सागर में भी कहीं ना कहीं राख फास्फेट वैसे तो झाबुआ है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में आपको छतरपुर और सागर में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा तेंदुपत्ता के लिए फेमस क्षेत्र है, दतिया गुड़ के लिए फेमस है, आपको पता है। स्टील कॉम्प्लेक्स है सागर में, प्रतापपुरा जो टीकमगढ़ के अंदर है औद्योगिक क्षेत्र है। इसके साथ ही साथ जो बहुत सारी दाल मिलें मिलेंगी, ओरछा आपको यहाँ देखने को मिलेगा, है ना, ओरछा राम राजा सरकार का निवाड़ी वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आमतौर पर सूखा क्षेत्र ही है। और इसके लिए अभी सामरा आयोग भी बना है कि इस क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, करोड़ों रुपए की फंडिंग भी इस क्षेत्र में की जा रही है। तो बुंदेलखंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। जब बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में, तो हम इसको इतिहास में भी डिटेल में पढ़ाएंगे। तो लगभग सिद्ध बाबा की चोटी है जो 1172 मीटर के आसपास है, ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। बक्सवा के जंगल, इन क्षेत्रों को हीरो के खनन के लिए लगातार जो है पेड़ पौधों को काटा जा रहा है बिरला समूह के द्वारा, और बक्सवा के जंगल इन दिनों चर्चा में, सेव बक्सवा करके मूवमेंट भी चल रहा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे रीवा पन्ना, तो करीब रीवा पन्ना वाला जो क्षेत्र है वो आपको मिलेगा 10.37 के आसपास, और ये रीवा पन्ना वाला पूरा क्षेत्र यहाँ पे मिलेगा। रीवा बेसिकली अलसी के लिए फेमस है ना, पन्ना बेसिकली हीरा के लिए फेमस है। तो रीवा पन्ना जो है ये तीसरा अन्य महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। और यहाँ पर दमोह करके क्षेत्र, यहाँ पे सद्भावना जो आपके गुडविल चोटी है, सद्भावना चोटी 752 मीटर, वो आपको यहीं पे मिलेगी। ये पूरा का पूरा जो पट्टा है ये आपको रीवा पन्ना याद रखना है। टोन्स नदी यहाँ पर मिलेगी। गेहूँ, चावल, सरसों का उत्पादन यहाँ पर होता है। आमतौर पे अलसी के लिए फेमस है आपका रीवा। ये बहुटी जलप्रपात आजकल जो है मऊगंज में हो गया है, प्रदेश का सबसे ऊंचा करीब 198 मीटर के आसपास ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एसीसी सीमेंट का कारखाना मिलेगा, 1923 में बना था, इसके 100 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा चित्रकूट यहाँ पे, भरूत स्तूप यहाँ पर है, जो लगभग 1873 में जॉर्ज कनिंघम के द्वारा खोजा गया था, और इसको कंप्लीट पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। 1873 150 साल पूरे हो रहे हैं, और इसको कनिंघम ने खोजा था, और इसकी शुरुआत की थी अशोक ने। उन्होंने पूरे भारत में 84,000 स्तूप बनाए थे, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो भरूत स्तूप को जो है कंप्लीट कराया था। इसके अलावा विदेशिया, बसदेवा, ये सब यहाँ पर है। राई नृत्य, जिसके लिए राम साहब पांडे को जो है वो पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया था 22-23 में, तो वो जो राम साहब पांडे का राई है वो फेमस है, और राई मध्य प्रदेश का जो है वो प्रमुख नृत्य भी है। इसके अलावा लक्कड़ बग्गा, जिंदवा, हिंगोला, मनसुका जैसे कई लोक नाट्य भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चित्रकूट जलप्रपात जो बड़ा फेमस है वो यहाँ पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का प्रमुख जो लोक नाट्य है, माच है, और लोक नृत्य जो राई है वो आपको याद रखना है ना। परधोनी नृत्य बेगांव संबंधित है, या अशोक सिंह दुर्वे जिनको पद्मश्री मिला था, ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें। ये सद्भावना हिल, जिसको गुडविल शिखर कहते हैं, दमोह में है, करीब 752 मीटर है, और लगभग 752 मीटर है। और बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी जैसे सिद्ध बाबा है ना, तो रीवा पन्ना में ये सद्भावना हिल है। गुडविल चोटी के नाम से इसको जाना जाता है, गुडविल शिखर भी इसको कहते हैं, दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ एक केन नदी है जो मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के नाम से फेमस है, और भारत में जो 44 बड़ी नदियों को जोड़ा जा रहा है 5,70,000 करोड़ में, उसमें केन बेतवा पहला नदी प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में 2005 में चालू हुआ था, हाल ही में इसके लिए पैसा भी आवंटित हुआ, और केन बेतवा नदी परियोजना हाल ही में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। चचई जलप्रपात है, बिहड़ नदी पर है, मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस जलप्रपात है। और चचई में ही जो है अमरकंटक में अनूपपुर के अंदर जो है एक विद्युत संयंत्र प्लांट भी है जो 1965 में बना था। अभी पीएससी ने पूछा भी था कि अमरकंटक में जो चचई के पास में जलप्रपात के पास में ताप विद्युत केंद्र है वो किस जिले में, अनूपपुर में, वो 1965 में बना था, और यहीं से जो है बिजली का उत्पादन भी होता है। चचई जलप्रपात आपको याद रखना है, बिहड़ के अंदर है। विंध्य कगार के नाम से भी रीवा पन्ना के पठार को जाना जाता है। जल विभाजक का काम भी ये कहीं ना करता है। विंध्याचल, कैमूर, भांडेर, नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश की कृषि की रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है। आर्किन काल से होलोसीन के दौरान इसका निर्माण हुआ। यहाँ पे बहुत गहरी काली मिट्टी मिलती है, और मध्य प्रदेश का इसको जो है आपके कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, गहरी काली मिट्टी के लिए जाना जाता है।
मध्य प्रदेश में ये आप देखेंगे तो इस तरीके से इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। गहरी काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश कृषि की रीढ़ की हड्डी है। करीब मालवा के पठार के बाद मालवा के पठार 28% है और ये करीब 26% के आसपास है ना। और ये नर्मदा सोन घाटी रीढ़ की हड्डी आपको मान सकते हैं। अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर तमाम जिले इसके अंतर्गत आते हैं। मैकाल पठार भी इसके अंदर आता है, जैसे नर्मदा, सोन और जोइला नदी निकलती है। और ये पूरा भाग जो अनूपपुर वाला है बॉक्साइट के लिए फेमस, इसलिए मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी अनूपपुर को कहा जाता है। ऐसे में अनूपपुर से क्वेश्चन भी था कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, चचई वाला, जो 1965 में बना था, ये यहाँ पर है। और इसी अनूपपुर से जो है इसलिए फेमस है। इंदिरा गांधी आज जनजाति संग्रहालय भी है जो 2008 में बना था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है ना। गहराई के साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें प्रॉपर समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी और डिटेल में समझ में आएंगी। अब ये संगमरमर के लिए फेमस है पूरा का पूरा क्षेत्र है ना। रंगीन संगमरमर के लिए आपके ग्वालियर है, सफ़ेद संगमरमर के लिए आपके जोधपुर है, हरे संगमरमर के लिए आपके सिवनी है ना। डोलामाइट में गेरू में हम ऑलरेडी फर्स्ट है। अबरक में जो है बालाघाट फर्स्ट है। पूरे भारत में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी आपको मिलेंगी, जैसे सिक्योरिटी पेपर मिल। ये सिक्योरिटी पेपर मिल इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट बनाने का कागज़ छपता है। जो देवास बैंक नोट प्रेस जाता है ये 67-68 में बना था और देवास बैंक नोट प्रेस जो है वो 74 में बना था। तो 74 में बना था, इसके 50 साल हो रहे हैं पूरे। बैंक नोट प्रेस ये देवास में, और यहाँ का कागज़ जाता है, यहाँ से नोट छपता है। और जो नेपाल नगर में वो अखबारी कागज़ वाला है वो 1948-49 में बना था। कुछ किताबों में 47-48 भी मिलता है। तो लगभग यहाँ पे मान के चलिए आप जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं। धुआंधार जलप्रपात यहाँ पर आपको मिलेगा नर्मदा नदी के तट पर। बंदर कूदनी मिलेगा आपको यहाँ पर। इसके अलावा नर्मदा सोन घाटी के विकास पर काम चल रहा है लंबे समय से। मेधा पाटकर आंदोलन चला रही है। अब ये सतपुड़ा मेकाल का क्षेत्र है। लगभग मान के चलिए जो मालवा का पठार 28-26% नर्मदा सोन घाटी, फिर उसके बाद सतपुड़ा मेकाल पर्वत। जैसे लास्ट टाइम बीजागढ़ पूछ लेता कहाँ पर है, तो इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछ लेता है परीक्षा में। तो आपको याद रखना ये राजपीपला है जो आपके सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है, और यहीं पे चूलगिरी है 1215 मीटर के आसपास। यहीं पे ग्वालीगढ़ है, बीजागढ़ है। फिर ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में महादेव है जहाँ पर धूपगढ़ है 1350, और ये मेकाल श्रेणी है जहाँ से आपके अमरकंटक की पहाड़ी निकलती है, चोटी निकलती है 1074। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो लास्ट टाइम MPPSC में पूछा था कि बीजागढ़ कहाँ है, तो बीजागढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है। पश्चिमी भाग इसका राजपीपला है, उसके बाद ग्वालीगढ़, बीजागढ़, बुरहानपुर, जो असीरगढ़ का किला, तमाम चीज़ें। उसके बाद सतपुड़ा महादेव 1350 मीटर, धूपगढ़, मामा भांजा शिलाश्रय यहाँ पर है। और ये पूरा का पूरा एरिया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नाम से पूरे 11% क्षेत्र में फैला हुआ है। और फिर मेकाल पर्वत श्रेणी, ये भी अपने को यहाँ पर दिमाग में रखना है। यहीं पे पचमढ़ी की चोटी है, सतपुड़ा की रानी इसको कहा जाता है। और असीरगढ़, राजपीपला, बीजागढ़, बुरहानपुर का दर्रा, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। इसको डिटेल में विस्तृत तरीके से भी हम मेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लगभग आप ये देखिए कि लगभग मान के चलिए मालवा का पठार करीब 28% मान लीजिए, 26% पर नर्मदा सोन घाटी जो मध्य प्रदेश की कृषि की रीढ़ की हड्डी है, 11% पर आपके सतपुड़ा। और आप ये देखेंगे बीजागढ़ लास्ट टाइम यहाँ पे परीक्षा में पूछा हुआ था। मैकाल से उन्होंने पूछा था अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचई वाला कहाँ पर, अनूपपुर में। तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन आ सकता है और हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए मन लगा के। तो पश्चिमी सतपुड़ा के अंदर हम देखें तो पश्चिमी सतपुड़ा वाला जो भाग है इसको राजपीपला कहते हैं। असीरगढ़, बीजागढ़, ग्वालीगढ़ आपको यहाँ पे मिलेगा। और मध्यवर्ती में जो है आपका ये धूपगढ़ है 1350 मीटर में, तो ये मध्यवर्ती सतपुड़ा का भाग है। और मैकाल के अंदर सबसे ऊंची चोटी इसकी अमरकंटक है, और जहाँ से आपकी नर्मदा सोन और जोइला नदी जो है निकलती है। तो कुल मिलाकर के ये मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी को हम एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पर देख रहे हैं, एनालिटिकल एनालिसिस करके। वैसे तो रेगुलर बैच में हम कहते हैं कि पहले क्लास करो, वीडियो सुनो, फिर बुक से पढ़ो, मैक्रो लेवल पे पढ़ो क्लास से और वीडियो से, फिर माइक्रो लेवल पे पढ़ो बुक से। दोनों पढ़ के माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन करो। और रिवीजन करने के बाद उसमें उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 20 वर्ड, 50 वर्ड, 200 वर्ड्स के आंसर राइटिंग करते करते आप रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। और ये पैटर्न होना भी चाहिए पढ़ने का, इसके अलावा कोई दूसरा पैटर्न है भी नहीं। हम आपको बता दें कि सिंपल तरीका है आंसर राइटिंग करिए। अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपका एग्जाम निकलेगा। इस पूरे एरिया में देखें, वैसे तो तांबे में पहले नंबर पर जो है वो आज के डेट में झारखंड है, और तांबे में हम 3rd नंबर पर है, लेकिन 2021 में हम फर्स्ट थे तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था। मैग्नीज में हम 3rd है अभी, है ना। इसमें भी जो है तांबे में भी राजस्थान पहला हो गया, मैग्नीज में भी उड़ीसा पहला हो गया। ग्रेफाइट में आपका बैतूल है, कोयला में हम प्रोडक्शन के आधार पर 4था है और रिजर्व के आधार पर जो है 5वां है। टंगस्टन में आपका होशंगाबाद है।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो तांबा मैंगनीज तो बालाघाट आपको याद रखना ही रखना है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये नेपानगर है, अखबारी कागज बनता है यहाँ से। मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे नेपानगर के अंदर 1947-48 से जो है वो अखबारी कागज बनाया जा रहा है। ये बुरहानपुर के अंदर है और दक्षिण का प्रवेश द्वार के नाम से भी फेमस है। इसके अलावा ये पचमणी है जिसको इको सेंसिटिव जोन बनाया गया। और मध्य प्रदेश के जो 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो MAB भी हैं, पचमणी है, चाणकमार है, और तीसरा जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। और पचमढ़ी यहाँ पर आपको देखेंगे पूरे इस क्षेत्र में बेगा जनजाति मिलेगी। डिंडोरी वाला जो क्षेत्र है बेगा चक है, 52 गाँवों को मिला के बनाया गया है। और इसके अलावा मंडला वाला क्षेत्र है, ट्राइबल्स में हमने डिटेल में पढ़ा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील है, उसके बाद गोंड है, उसके बाद कोल है ना। भील 60 लाख, गोंड 50 लाख के आसपास, सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में 6 लाख, और उसके बाद कोल करीब 11 लाख के आसपास। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो बघेलखंड वाला क्षेत्र सबसे छोटा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। और बघेलखंड के अंदर जो है ये आप देखेंगे 7% क्षेत्र है, जहाँ पर 28% में मालवा है, 26% में नर्मदा सोन घाटी है, 11% पे जो है वो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है। उसके बाद रीवा पन्ना है, उसके बाद मध्य भारत है, उसके बाद बुंदेलखंड है, और सबसे छोटा क्षेत्र जो है वो बघेलखंड है। जोग्राफिकल आधार पर 7 भागों में मध्य प्रदेश को कंपेरेटिवली बांटा गया है। भौगोलिक आधार पर देखें तो 7 है, जलवायु प्रदेश के आधार पर देखें तो 11 है, फसलों के पैटर्न के आधार पर देखें तो 5 है। तो पहले नंबर पर आपके मालवा है, दूसरे नंबर पर नर्मदा सोन घाटी है, तीसरे नंबर पर सतपुड़ा है, चौथे नंबर पे आपके जो है ये मध्य भारत होना चाहिए, उसके बाद आपके रीवा पन्ना, उसके बाद बुंदेलखंड, उसके बाद फिर आपका बघेलखंड। 7 भौगोलिक प्रदेश आपके मध्य प्रदेश के। तो बघेलखंड के बारे में बताया कि बघेलखंड के अंदर आमतौर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का, अलसी का होता है। और अगर हम चावल की बात करें तो बालाघाट, अलसी की बात करें तो रीवा, और इसके अलावा मूंगफली का भी उत्पादन कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। वैसे मूंगफली आपके बुरहानपुर में ज़्यादा होगा। बाक्साइड आप देखेंगे तो रेणुकूट मध्य प्रदेश का, अमरकंटक, अनूपपुर, और ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बैतूल है ना। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बेड़न को कहते हैं ऊर्जा राजधानी। और यहाँ पर विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो 4760 मेगावाट के आसपास है, जो 24% दिल्ली मेट्रो को बिजली सप्लाई करता है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो शासन प्रोजेक्ट है, SR बिजली प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े बिजली संयंत्र भी सिंगरौली में बन रहे हैं, और यह मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी है। और सबसे पहले सूरज की किरणें भी यहाँ पर पड़ती हैं। इसके अलावा यह आपके बांधवगढ़ का किला, 1968 में बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान बना था। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टाइगर 165 के आसपास यहाँ पर है, 123 के आसपास कानागस्थली में है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। तो बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और पॉपुलेशन जो टाइगर डेंसिटी है उसमें भी सबसे ज़्यादा है। और लगभग 165 के आसपास टाइगर आपको मिलेंगे 785 में से, ये आपको याद रखना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बना था। गोरा उस समय जो है बघेलखंड के समय राजधानी हुआ करती थी, परीक्षा में एक बार पूछ लिया था, तो ये आपको याद रखना है ना। मीन्स के हिसाब से कुछ क्वेश्चन अपन बाद में पढ़ेंगे है ना, अभी क्योंकि यहाँ पे समय का अभाव है। तो ये लगभग मान के चलिए ये पूरे टॉपिक आपको कवर करने हैं मुख्य परीक्षा में, तो फिर डिटेल में हम आंसर राइटिंग करेंगे। अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे है ना। टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जो काम के उन चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करते हैं। और आई होप कि जो हमारा अब अगला टॉपिक है वो है वनस्पति। तो वनस्पति के अंदर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ पर हैं, और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पेड़ हैं उनका प्रतिशत अगर भारत में तो सबसे ज़्यादा भारत में है मध्य प्रदेश में, उस एरिया वाइज परसेंटेज वाइज मिजोरम है, केंद्र शासित प्रदेश में तो लक्षद्वीप है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेड़ आपको मिलेंगे बालाघाट है ना। एक बार पूछ लिया था लेकिन ऑप्शन में बालाघाट नहीं था। बालाघाट में सबसे ज़्यादा पेड़ है, लगभग 4588। उसके बाद छिंदवाड़ा है लगभग 4560। अभी बालाघाट में 11 वर्ग किलोमीटर एरिया कंपेरेटिवली कम हुआ है, हालांकि प्रदेश में 10 किलोमीटर बड़ा है। 3rd नंबर पर बैतूल है। तो बालाघाट सबसे ज़्यादा है पेड़ों में एरिया वाइज। और अगर हम बात करें सबसे कम एरिया वाइज का है, तो एरिया वाइज सबसे कम आपको मिलेगा उज्जैन के अंदर। उज्जैन में आपको सिर्फ 36 किलोमीटर के आसपास एरिया वन क्षेत्र मिलेगा। और एरिया वाइज बालाघाट सबसे ज़्यादा है, छिंदवाड़ा फिर बैतूल। उज्जैन के बाद 2nd नंबर आपको शाजापुर मिलेगा, 3rd नंबर पे आपको रतलाम मिलेगा। पहले नंबर पर उज्जैन, 2nd नंबर पर शाजापुर, 3rd नंबर पे आपका रतलाम। अब अगर हम बात करें तो ओवरऑल परसेंटेज के आधार पर बात करें तो परसेंटेज में पहले नंबर पर बालाघाट है, लगभग 53% के आसपास। क्योंकि दिए हुए ऑप्शन में लास्ट टाइम जो है बालाघाट नहीं था 2021 के, तो सेवपुर को टिक लगाया था क्योंकि 52%। और तीसरे नंबर पर आपका उमरिया है। उसी तरीके से अगर सबसे कम में देखें तो सबसे कम अगर देखें तो 0.59 आपके उज्जैन में है। उसके बाद शाजापुर है, उज्जैन पहले पे है, शाजापुर 2nd पे कम में, और 3rd में आपका क्या है रतलाम। ये वन क्षेत्र आपको दिमाग में यहाँ पर रखना है। और मध्य प्रदेश के अगर भौगोलिक वनों को बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सागौन मिलेगा आपको 19 दशमलव समथिंग, 19.7 के आसपास।
और सेकंड नंबर पर साल मिलेगा 4.2 के आसपास। मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन कहीं भी नहीं मिलेगा। और मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा देखें हम तो बोरी घाटी में आपको जो है सागौन के पेड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे होशंगाबाद वाले क्षेत्र में। और सागौन जो है वैसे भी आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है, पर्णपाती पेड़ है, महुआ पर्णपाती है, कटहल पर्णपाती नहीं, याद रखना यूपीएससी का क्वेश्चन था। तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम सागौन के पूरे क्षेत्र को देखें, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको सागौन का पट्टा मिलेगा। 19.5-20% के आसपास आपको पेड़ मिलेंगे सागौन के। उसमें भी सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको होशंगाबाद में, ठीक है। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा होशंगाबाद में मिलेगा आपको। और ये आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है, पर्णपाती वन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं है कहीं से कहीं तक, ये मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, या प्रॉपर तरीके से देखें। अभी सतपुड़ा जो वन क्षेत्र है नेशनल पार्क, उसको हाल ही में जो है वो इंडिया के सेकंड नंबर के नेशनल पार्क के तौर पे अवार्ड भी दिया गया है। और लगातार यहाँ पे जीप वगैरह और गाड़ी वगैरह और ये इनसे एंट्री के लिए परमिशन भी है। तो आपको याद रखना सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका सागौन है करीब करीब अब मान के चलिए 19.36। एक बार पीएससी ने पूछा था कितना परसेंट है, उसके बाद आपके ये साल है ना। और ये सब जो है वो डेसिडियस फॉरेस्ट है, गर्मी में अपने पत्ते छोड़ देते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय उद्यान की। तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो किन किन क्षेत्रों में हमको ये देखना है, अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कहाँ पे क्या है ना। वन क्षेत्र पे चर्चा हमारी चल रही थी, तो हम सबसे पहले चलते हैं कान्हा किसली चलते हैं। कान्हा किसली जो है 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया, पहला प्रोजेक्ट टाइगर ये मध्य प्रदेश का बना। वैसे 55 में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा हासिल हुआ था, उसके पहले उपवन था 33 में। और अगर हम कान्हा किसली के बारे में बात करें तो कान्हा किसली में जो है वो बांधवगढ़ के बाद सेकेंड नंबर पर जो है वो आपको यहाँ पर टाइगर्स देखने को मिलेंगे। और टाइगर स्टेट एमपी है, उसके बाद सेकंड पे कर्नाटक है, थर्ड पे महाराष्ट्र है ना, उत्तराखंड है, फिर चौथे पे महाराष्ट्र है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे मनाया जाता है। और कान्हा किसली वाला भाग जो है वो मंडला बालाघाट के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से 940 वर्ग किलोमीटर में। और भूरा सिंह द बारहसिंगा जो है रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था। इसके अलावा यहाँ पे बेगा कल्चर का हब बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ स्वयं की अपनी हवाई पट्टी भी है ना। तो कान्हा किसली से क्वेश्चन आ सकता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर क्योंकि बना है। और कान्हा किसली की जो लोकेशन है आप देख रहे हैं, क्योंकि 50 साल हो रहे हैं उसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर 73 में 74 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर शामिल हुआ। मध्य प्रदेश में 7 प्रोजेक्ट टाइगर है वर्तमान में, रानी दुर्गावती को मिलाकर। और ये पहले 33 में उपवन था, बाद में फिर जो है धीरे धीरे ये 55 आते आते जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया इसको। और विश्व बैंक के सहयोग से यहाँ पर एक योजना भी चल रही है जिसको हम लोग पार्क इंटर प्रोटेक्शन कहते हैं, अमेरिका का इंटरफेयर इसमें। बुरा सिंगा द बारहसिंगा को रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया है। 99 में इसको बेस्ट टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल अवार्ड भी दिया गया है। तेंदुआ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। मध्य प्रदेश ऑलरेडी तेंदुआ स्टेट है, गिद्ध स्टेट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे चीतल मिलेंगे आपको, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मिलेगा इसको, 4 सिंग जिसके होते हैं। इसके बाद हम बांधवगढ़ की बात करें, 1968 में बांधवगढ़ बना। प्रदेश में 165 टाइगर सबसे ज़्यादा मिलेंगे, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लगातार मतलब सफ़ेद बाघ जिसको 28 मई 1951 को पकड़ा था, है ना, मोहन नाम का, वो भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे बांधवगढ़ का किला, यहाँ पे इनकी पुरानी राजधानी गोहरा होती थी, सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है, इनको याद रखेंगे आप। कान्हा किसली और बांधवगढ़ के बारे में बताया कि 68 में बना, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जंगली भैंसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सर्वाधिक बाघ यहाँ पर है, विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा यहाँ पर है। फिर अब बांधव राष्ट्रीय उद्यान ये 58 में बना। NH27 और NH46 से आप यहाँ जा सकते हो। सबसे ज़्यादा तेंदुआ यहाँ पाए जाते हैं। और ये अभी सांके सागर झील जिसको रामसर साइड में मध्य प्रदेश में भोजताल के बाद जसवंत सागर, सिरपुर और सांके सागर को शामिल किया गया, तो सांके सागर भी जो है वो यहीं पर है। यहाँ पे नीलगाय भी आपको देखने को मिल जाएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट के उल्लंघन के आधार पर। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये 1981 में शामिल हुआ। और ये हमारा पन्ना आंवला के लिए भी फेमस है, याद रखेंगे। पन्ना हीरा के लिए भी फेमस है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इसके अलावा मेन एंड बायोस्फीयर भी है। और ये रेप्टाइल पार्क भी है, गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी है ना। जंगली भैंसा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी है, रेप्टाइल पार्क भी है। फिर ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से विख्यात है। 83 में जो है ये बना। रुडयार्ड किपलिंग की किताब मोगली लैंड के आधार पर आधारित है। और यहाँ पर एक काला पहाड़ भी है, बाघ घाटी भी यहाँ पर है। बाघ घाटी जो है यहाँ पर है, याद रखना है आपको। बाघ गुफा जो है और बाघ पेंटिंग जो है वो धार में है, लेकिन बाघ घाटी जो है आपको सिवनी में है।
और कर्माझीरी जो अभी अभ्यारण्य है वो भी सिवनी से ही संबंधित है, ये आपको याद रखना है। इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क याद रखना है। इसके बाद ये आपके सतपुड़ा है, जिसको भी नेशनल लेवल पर सेकंड नंबर का जो है दर्जा दिया गया है बेस्ट पार्क का। 81 बना सबसे तक कृष्ण मृग यहाँ पर है। और उड़ने वाली गिलेरी मिलेगी आपको यहाँ पर जो है तेंदुआ मिलेगा। सतपुड़ा यहाँ खुली जीप से आप घूम सकते हो, है ना। सागौन के पेड़ बहुत मिलेंगे आपको। इसके बाद हम बात करेंगे वन विहार, जो गोद लेने की प्रथा जिसने चालू की, भोपाल के अंदर वन विहार 83 में शामिल हुआ। इसको ISO 2008 का अवार्ड मिला है। आधुनिक चिड़ियाघर है, ये सर्प उद्यान भी है अपने आप में, उसके सर्प उद्यान भी है, यहाँ पर सर्प उद्यान भी आपको मिलेगा वन विहार भोपाल में। इसके बाद ये घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म डिंडोरी के अंदर है, आपको याद रखना है घुघुआ, है ना। घुघुआ को याद रखेंगे, फासिल 1970 में बना, 60 लाख साल पुराना जो है यहाँ पर जीवाश्म मिला है, 60 लाख साल पुराना। उसके बाद आपकी बात करेंगे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की। संजय गांधी 81 में बना, ये भी एक फेमस प्लेस है। उसके बाद डायनासोर वाला आपको पता है धार में है। तो MP में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, 12वां ओमकारेश्वर प्रस्तावित है, अभी तक अस्तित्व नहीं है। और 25 अभ्यारण्य थे, 11 बढ़ गए तो 26 है। कुनोपालपुर ये 81 बना, अफ्रीकी चीतों के कारण लगातार चर्चा में था। और चिंटू चीता को जब इसका शुभंकर बनाया गया, इस लगातार चर्चा में। और गुजरात के एशियाई बब्बर शेर यहाँ पे लाए गए, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए। प्रोजेक्ट चीता जो है 12 में चालू हुआ, प्रोजेक्ट हाथी 92 में चालू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 73 में चालू हुआ, प्रोजेक्ट मगरमच्छ 74 में चालू हुआ, आपको याद रखना है। और लगातार एशियाई सिंहों के घर के रूप में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से एशियाई शेर भी लाए थे, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुआ था। अभी नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो है यहाँ पे चीते भी लाए गए, तो लगातार ये चर्चा में है। तो साथ में याद रखेंगे मध्य प्रदेश में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, संजय, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा। और अभी जो नया जुड़ गया उसका नाम है आपके रानी आपके दुर्गावती। और लगभग चीता पुनर्वास, क्योंकि 9-10 से काम चल रहा था, 12 में प्रोजेक्ट चीता लाकर ये लगातार कोनोपालपुर श्योपुर के अंदर जो है वो चीतों का जो है काम कर रहा है। गिद्ध पुनर्वास केंद्र चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा सांके सागर में मगरमच्छ चल रहा है, तो ये 74 में चालू हुआ, 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो लगभग क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से, ठीक है। तो मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, ऐसा एक प्रश्न भी परीक्षा बन सकता है। इसके अलावा राला मंडल इंदौर में, राला मंडल कहाँ पर है भैया, इंदौर में। इसके बाद नोरादेही, ये मध्य प्रदेश का प्रमुख नेशनल पार्क है, ये भी 75 में स्थापित हो, सागर में। खरमोर पक्षी सरदारपुर के अंदर मिलता है, अभ्यारण्य में, याद रखेंगे आप। उसके बाद सैलाना, ये रतलाम में, याद रखेंगे आप। उसके बाद सोन चिड़िया, ये घाटीगांव में, घाटीगांव ग्वालियर में। उसके बाद करेरा, ये आपके शिवपुरी में, सोन चिड़िया के लिए फेमस है। घड़ियाल शहडोल में, याद रखेंगे आप। उसके बाद राता पानी, ये आपके सीहोर में, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ गौ अभ्यारण्य जो है वो आगर मालवा में है ना। इसका चंबल अभ्यारण्य 78 में, गांधी सागर 74 में, तो याद रखेंगे। गंगोह, बहुत सारे अभ्यारण्य, कितने आप याद रखोगे। संजय गांधी डुबरी 75 में सीधी में बना, चिंकारा के लिए फेमस। रानी दुर्गावती 97 में, दमोह। तो कुछ मध्य प्रदेश के कर्माझीरी भी सिवनी में बना, इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व याद रखेंगे आप। एक पचमणी वाला जो 99 में बना था, इको सेंसिटिव जोन है, अचानक मार, अमरकंटक 2005, 11 पन्ना। और तीनों को जो है MAB में भी शामिल किया गया, मेन एंड बायोस्फीयर। तो मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की वन संपदा, वन उपभाग पे बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है कि सागौन के पेड़ आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे काय के पेड़, सागौन के पेड़। इसके अलावा मिलेंगे आपको साल के पेड़, है ना। साल वृक्ष मिलेगा आपको 4.5% के आसपास, सागौन मिलेगा 20। और बांस भी मध्य प्रदेश में पहले फर्स्ट नंबर पर था। बांस में नोशियन से इसको नापा जाता है, 2400 मीटर की हाइट होती है एक नोशियन वाले से। अभी बांस में अरुणाचल प्रदेश पहला है और मध्य प्रदेश जो है सेकंड नंबर पर हो गया। हर्रा है, बेड़ा है, भिलावा है। इसके अलावा रेशम है, इसके अलावा खैर है, कत्था वाला। इसके अलावा महुआ है ना। इसके अलावा तेंदुपत्ता है, तेंदुपत्ता स्टेट भी मतलब। लाख है, उमरिया चूड़ी के लिए फेमस है। तो लगभग काम की चीज़ें जिनको आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। वनों से संबंधित जितनी परियोजनाएं हैं वो हमने आपको एट ए ग्लांस यहाँ पर दिखा दी है। और आई होप कि यहीं से प्रश्न आएगा। भारतीय वन संस्थान 82 में भोपाल में बना, और वन विकास निगम 24 जुलाई 75 को बना, ये भी भोपाल में ही है। इसके अलावा राज्य वन अनुसंधान संस्थान 63 में जबलपुर, ये रीजनल शाखा है ना। इसके अलावा बांस मिशन चल रहा है मध्य प्रदेश में, लघु वनोपज कार्यक्रम चल रहा है मध्य प्रदेश में, ग्रीन इंडिया मिशन चल रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और
88 में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो भी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ सामाजिक मानकीकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं 76 से। इको फ्रेंडली मूवमेंट को लेकर के कई प्रयास सरकार के चल रहे हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ ही साथ हमारा रातापानी टाइगर रिजर्व प्रस्तावित याद रखना, और अभी रानी दुर्गावती को मिला करके 7 हो गए, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। साथ ही साथ हम अन्य चीज़ों पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भूगोल में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो क्लाइमेट से रिलेटेड है। थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में क्लाइमेट की क्या स्थिति है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल जो है आपका लगभग कवर हो जाएगा। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर क्लाइमेट में। तो सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश के क्लाइमेट की, तो मध्य प्रदेश में ऊपरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ गर्मी ज़्यादा है, ठंडी भी ज़्यादा है। इस पूरे क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ पर ना गर्मी अधिक है ना ठंडी अधिक है। यहाँ पर जो है वो गर्मी कम है, ठंडी ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है आपके ठंडी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, ठंडी कम है, और यहाँ पर जो है ठंडी ज़्यादा है, गर्मी कम है। तो ना गर्मी ना ठंडी है जो है मालवा में, इसलिए फाइयान ने इसको जो है सर्वश्रेष्ठ जो है जलवायु भी कहा है। मध्य प्रदेश के अंदर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों से वर्षा होती है, और 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून लगभग आ जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। और मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो लगभग मान के चलिए, मध्य प्रदेश के अंदर जलवायु की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर पूरे तापमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपका टेम्परेचर वाला क्षेत्र है वो गंज बसुदा है। पिछले कुछ सालों में जो है वो खजुराहो में भी ज़्यादा गर्मी देखने को मिली है। तो मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो उत्तर का मैदान गर्मी ज़्यादा, ठंडी ज़्यादा, ये विषम जलवायु। मालवा वाला सामान्य गर्म, सामान्य ठंडा, सम जलवायु, फाइयान ने सबसे जलवायु कहा। विंध्य प्रदेश सामान्य गर्म, अधिक ठंडा, नर्मदा घाटी अधिक गर्म, सामान्य ठंडी। और अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर बात करें पानी के क्षेत्र को, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वर्षा आपको मिलेगी बालाघाट में, पचमढ़ी में, और सबसे कम वर्षा आपको ऊपर मिलेगी भिंड के गोहद में। अब इसके बाद हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूनतम वर्षा वाला स्थान भिंड है, सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी है, तापमान शिवपुरी है, गर्म स्थान गंज बसुदा है, और वेधशाला जो है इंदौर में है। और इंदौर के बाद उज्जैन में भी डोंगरा में एक नई वेधशाला का निर्माण हाल ही में किया गया है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में औसत कितनी वर्षा होती है तो 21 डिग्री शीत ऋतु में टेम्परेचर आमतौर पर होता है। गर्मियों में आप देखेंगे 42 डिग्री तक जाता है, ठंडी में 18 तक रहता है। सबसे ताज़ा तापमान मई में होता है, सबसे कम जो है वो जनवरी में होता है। और इसके साथ हम बात करें तो मध्य प्रदेश में गर्मी को जो है युवाला कहा जाता है, यूनाला। वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। चौमासा एक पत्रिका भी है जो आदिवासी विभाग के द्वारा छपती है। इसके अलावा शीतकाल को जो है वो शियाला कहा जाता है। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर जाते जाते गर्मी बढ़ेगी। एक बार पीएससी में क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ था, तो आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम जो चर्चा कर रहे हैं, अब हम बात करें यहाँ पर तो मध्य प्रदेश के अपवाह क्षेत्र को लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में अपवाह क्षेत्र में हम बात करें। लास्ट टाइम क्योंकि माही नदी पूछ लिया था, तो क्योंकि मध्य प्रदेश में 207 से ज़्यादा नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का क्या कहते हैं, मायका कहते हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से क्योंकि नदियाँ जाती हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है वो नर्मदा है। तो हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको पढ़ना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम नदियों को थोड़ा सा देख लेते हैं और काम काम की नदियों को देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नदियों की क्या स्थिति है। तो 1312 किलोमीटर में आपको अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा मिलेगी, सबसे बड़ी 1077 मध्य प्रदेश मिलेगी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। तो नर्मदा से क्वेश्चन आते हैं, करीब करीब 15 जिलों से जाती है। अगर सिवनी को मान लें तो आंशिक तौर पर 16 जिलों से जाती है। 41 के आसपास इसकी सहायक नदियाँ भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे पेतवा लास्ट टाइम पूछा था, बीना के आसपास है, बीना रिफाइनरी जहाँ पर खुला हुआ है। लास्ट टाइम उन्होंने माही पूछ लिया था, तो माही जो है आपके 3 राज्यों से होकर के जाने वाली नदी है। ताप्ती नदी की सहायक नदी पूछ लिया था पूर्णा, क्योंकि ताप्ती सूर्यपुत्री है और सूर्य ताप्ती महोत्सव चल रहा था, चर्चा में था लगातार। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में आमतौर पर देखें तो ये पूरे आपको गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, माही, ये 6 नदी तंत्र मिलेंगे। सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा है
और गंगा अपवाद क्षेत्र के अंदर आपको यमुना, टोंस और सोन मिलेगी। उसकी भी सहायक नदियाँ चंबल, केन और बेतवा हैं। तो हमको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि सबसे बड़ा नदी तंत्र चंबल जो है इंदौर के जानापाव से निकलती है, और यहीं पर आपको राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर है। और ये 1960 में गांधी सागर परियोजना चालू हुई थी चंबल नदी पर, और गांधी सागर अभ्यारण्य जो है 74 बना था, जिसके 50 साल हाल ही में पूरे हो रहे हैं। तो चंबल नदी इंदौर के जानापाव से निकलती है। इसको पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने बताया कि गांधी सागर 60 में, जवाहर सागर 72 में, राणा प्रताप 64 में, और इसमें इंदिरा सागर नहीं है, याद रखेंगे आप। तो चंबल की सहायक नदियाँ आप देखेंगे, और चंबल जो है ये प्रदूषित नदियों में से एक है। इसके बाद हम बात करेंगे बेतवा की। तो बेतवा नदी ये बीना के किनारे भी है, और कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, और ये हमीरपुर में जाकर के मिलती है। धसान और जामनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके साथ ही साथ विंध्यावती, बेत्रावती के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ बेतवा नदी बीना के किनारे है, ये आपको याद रखना है। बीना में ओमान के सहयोग से तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है 1994 से। इसके बाद हम बात करेंगे केन नदी। ये आपके कैमूर की पहाड़ी से निकलती उर्मिल नदी है, वही उर्मिल नदी है जहाँ पे छतरपुर में 14 जनवरी 1931 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहते हैं, जो छतरपुर के अंदर 1931 में हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे टोंस नदी। ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है मैयर सतना से। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर टोंस परियोजना भी चल रही है। बाणसागर परियोजना शहडोल में मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अमरकंटक की पहाड़ी सोन नदी निकलती है मैकाल पर्वत से। इसके अलावा यहाँ से जोहिला और नर्मदा भी निकलती है। बॉक्साइट के लिए फेमस क्षेत्र है, चचाई जलप्रपात है यहाँ पर। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र 1965 से बिजली का उत्पादन यहाँ पे कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको नेक्स्ट जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगी क्षिप्रा नदी। ये उज्जैन के पास है, उज्जैन इसी के तट पर है। महाकालेश्वर का मंदिर यहाँ पर है। गंभीर और जो खान नदी है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा क्षिप्रा लिंक 2012 में चालू हुई थी, 16 में कंप्लीट हुई। और ये नर्मदा नदी के ऊपर बरगी है, इंदिरा सागर है, महेश्वर है ना। ये आपको याद रखना। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आपके चंबल है 965, फिर सोन है 780, फिर उसके बाद ताप्ती है 724, फिर माही है 583, और फिर वैनगंगा है 570। तो नर्मदा सबसे लंबी है, आपको याद रखना। उसके बाद चंबल है, उसके बाद सोन है, उसके बाद ताप्ती, उसके बाद माही, और उसके बाद वैनगंगा, और वैनगंगा के बाद फिर बेतवा, बेतवा के बाद फिर टोंस है। तो नर्मदा सबसे ज़्यादा है, आपको याद रखना। फिर चंबल, फिर सोन, है ना। जीवित नदी भी इसको 2007 में घोषित किया गया है। सहायक नदी मैंने आपको बताई दी इसकी। इसमें बहुत सारी इंदिरा सागर परियोजना चल रही है, सरदार सरोवर परियोजना चल रही है, रानी अवंतीबाई परियोजना चल रही है, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना चल रही है, और अमरकंटक से निकलती है लगभग 15-16 जिलों के आसपास। और ताप्ती नदी की सहायक नदी पूर्णा नदी है, यहाँ पे सूर्य की पुत्री के नाम से फेमस है। पैनगंगा है, नेपानगर यहीं पर है। उकई परियोजना चल रही है, काकरापारा परियोजना चल रही है। और ताप्ती नदी की सहायक नदी जो है वो पूर्णा है, 724 किलोमीटर के आसपास जो है ताप्ती नदी चर्चा में। पेंच नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से जाती है, सिवनी बॉर्डर से। वैनगंगा नहर के बगल में है। वैनगंगा नहर भी 1923 में बनी थी। और मध्य प्रदेश में अगर नदियों की बात करें तो ये गोदावरी नदी तंत्र है। वैनगंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, 100 साल हो रहे, 1923 इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। वैनगंगा जो है ये परसवाड़ा के पठार से निकलती है, 1923 में नहर बनी थी, और ये परसवाड़ा के पठार से संबंधित है। और इसकी सहायक नदी वही प्राणहिता वगैरह जो गोदावरी की सहायक नदी है उसमें जाकर के मिलती है। और वैनगंगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1923 में बनी थी। और यहीं पर जो मिट्टी का बांध बनाया गया भीमगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। ये पेंच नदी आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा के पास। इसके बाद वर्धा नदी, इसके बाद माही नदी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तीनों से जुड़ी है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आदिवासियों की गंगा कहते हैं। इस बार ये क्वेश्चन आया था। और मध्य प्रदेश में नर्मदा 1312, चंबल 965, उसके बाद सोन 780, ताप्ती 720, और उसके बाद माही 583 के आसपास, 570 वैनगंगा। इसके साथ ही साथ हम बात करें तो राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र चल रहा है, क्योंकि कमांड एरिया प्रोग्राम 74 से चल रहा है। उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए हमारे यहाँ तालाब से 2.3 सिंचाई हो रही है, 21% नहर से हो रही है। बाकी का जो 75-76% है वो कुएं से सिंचाई हुई। तो 68% नहर और कुएं से, नहर और नलकूप से, 17% नहरों से, 2.3 लगभग इससे। चंबल नदी के बारे में मैंने आपको बताई दिया यहाँ पर। चंबल नहर के बारे में बता दिया आपको, है ना। तवा नहर सबसे लंबी नहर है, होशंगाबाद के अंदर है। हलाली परियोजना विदिशा में चल रही है।
वैनगंगा नहर 1923 में बनी थी, 100 साल पूरे हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारी सिंचाई परियोजनाओं का क्या यूटिलाइजेशन है वो आपको होता है। गांधी सागर बांध 53 में बना था, और इसी के अंदर जो है आपके ये 3 है, गांधी सागर 60 में, मंदसौर में, भानपुरा तहसील में। इसके बाद राणा प्रताप है, जवाहर सागर है, तीनों हो गए आपके, है ना। इसके साथ हम बात करेंगे जवाहर सागर की। जवाहर सागर हो गया आपका, चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप। फिर नर्मदा घाटी परियोजना के 29 बड़े बांध है, और सदा सरोवर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, यहाँ पे सोलर फ्लोटिंग प्लांट भी लगा हुआ है 600 मेगावाट बिजली का। सरदार सरोवर को देश को समर्पित भी कर दिया है। मेधा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन 89 से चलाया जा रहा है। इसकी हाइट को लेकर लगातार विवाद बना रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंदिरा सागर 84 में बन गया था। पुनासा, हनुमंतैया बहुत फेमस क्षेत्र है। ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्लांट चल रहा है, 520 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। फिर महेश्वर है आपका। इसके बाद हम बात करेंगे रावनी अवंतीबाई बरगी, है ना। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से करीब 56,000 किसानों के लिए योजना आई थी। 2800 करोड़ की 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित किया जाए, परंतु हमारे जो इंजीनियर थे वो नदी में बांध बना दिए, नहर बनाना भूल गए, तो प्रोजेक्ट का वो लाभ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। ये बाणसागर परियोजना 78 से चल रही है, और ये MP UP की, बिहार की योजना है। बाणसागर परियोजना बाणभट्टे के नाम पर इस योजना का नाम है। राजघाट परियोजना 71 में बेतवा नदी के ऊपर बन रही है। इसके अलावा हलाली, फिर उर्मिल परियोजना MP UP की योजना, रेगवा बांध परियोजना, है ना। इसके अलावा गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर बन रहा है सीधी जिले में। उसके बाद माही परियोजना 72 में बन रही है, तो 50 साल हो रहे थे तो 22-23 के प्रीमियम पूछ लिया था, है ना। टोन्स परियोजना 17 में। इसके अलावा आपके अटल सागर परियोजना ये आपके शिवपुरी जिले में, है ना। फिर ये मंडला का थावर जलाशय की भी चर्चा में 77 में। इसके बाद फिर आपके पेंच का सिंचाई परियोजना छिंदवाड़ा सिवनी। तो लगभग जितनी परियोजनाएं हैं ये आपके इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ये लगभग आप मान के चलिए कि आपको सारी परियोजनाएं यहाँ पर प्रॉपर पढ़ लेनी है, ठीक है। आई होप ये जितने टॉपिक हैं ये आपको नदी वाला टॉपिक भी यहाँ पर आपको कवर कर लेना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मिट्टी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में मिट्टी की बात करें अपन, तो मध्य प्रदेश में अगर देखें मिट्टी के बारे में बात करें, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं काम कम का। तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी है, ऊपर ऑलिवियल सॉइल, काली मिट्टी 3 है, साधारण मिट्टी मालवा में, गहरी काली निमाड़ में, छिछली काली आपके जो है वो सतपुड़ा वाले क्षेत्र में, और इसके बाद जो लेटराइट मिट्टी है वो दक्षिण में मिलेगी, और मिश्रित मिट्टी भी मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में अगर हम मिट्टी के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी आपको मिलेगी डेक्कन ट्रेप वाले क्षेत्र में, मालवा के पठार में, यहाँ पे बेसाल्ट मिलेगा। और वैसे भी भारत में जहाँ जहाँ पर भी ये वाला पूरा क्षेत्र पाया जाता है 47% आपको काली मिट्टी मिलेगी। 47% के आसपास आपको मध्य प्रदेश में जो है वो काली मिट्टी मिलेगी। तो आपको बता दूं मैं कि भारत में जहाँ पर भी ये 16 डिग्री से 22 डिग्री के बीच वाला एरिया है, ये पूरे क्षेत्र में आपको काली मिट्टी मिलेगी, क्योंकि ये पूरा एरिया बेसाल्ट से बना है, ये पूरा एरिया ग्रेनाइट से बना है। तो इस पूरे क्षेत्र में आपको जो है मैक्सिमम काली मिट्टी मिलेगी, चेरनोजियम मिट्टी मिलेगी, रेगुर मिट्टी मिलेगी। कपास की खेती यहाँ पर होगी, और कपास की खेती के अलावा यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम पोर्शन मिलेगा तो आपको ये पूरा का पूरा कपास, सोयाबीन और ये तमाम चीज़ों के लिए मिलेगा। तो मध्य प्रदेश का जो मालवांचल वाला भाग है, ये पूरा का पूरा जो मालवांचल वाला भाग है ये काली मिट्टी के लिए फेमस है। उसमें भी ये सामान्य काली मालवा में, गहरी काली नर्मदा सोन घाटी में, छिछली काली जो है आपको सतपुड़ा वाले क्षेत्र में मिलेगी। ये पूरा क्षेत्र आपको याद रखना काली मिट्टी का। यहाँ पर कपास की खेती होगी, मूंगफली की खेती होगी, सोयाबीन की खेती होगी, है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेगी ऑलिवियल सॉइल ऊपर की तरफ। ये ऑलिवियल सॉइल मिलेगी आपको पूरी ऊपर की तरफ मिलेगी, जहाँ पर आपके ऊपरी वाला क्षेत्र है, और ये पूरे ऊपरी क्षेत्र में आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे सरसों हो रहा है, गेहूँ हो रहा है, गन्ना हो रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये जलोढ़ मिट्टी का है। ऑलिवियल सॉइल मध्य प्रदेश में 3% के आसपास, 47% आपके लगभग काली मिट्टी हो गई, 3% जलोढ़ मिट्टी हो गई। इसके बाद जो है लाल पीली मिट्टी हो गई 33% के आसपास। तो मध्य प्रदेश में बाकी की जो मिट्टी बच गई वो 33% के आसपास बच गई। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी आपको, जिसको डोरसा भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डोरसा। ये वाला पूरा बेल्ट जो है ये पूरा लाल पीली मिट्टी का है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपका लाल पीली मिट्टी का पूरा क्षेत्र है। ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी मैंने बताया, काली मिट्टी 47, लाल पीली मिट्टी 33 के आसपास, कुछ किताबों में 37 मिलता है। जलोढ़ मिट्टी 3% के आसपास,
और उसके बाद फिर लेटराइट मिट्टी आपको मिलेगा नीचे की तरफ भौगोलिक क्षेत्र में। जब भी लाल मिट्टी में टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा हो जाए, पानी ज़्यादा गिर जाए, तो लाल मिट्टी कन्वर्ट हो जाती है आपके लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी आपको मिलेगी इधर नीचे तरफ, चावल वावल की खेती में भी यूज़ होती है लाल पीली मिट्टी के साथ। ये वाला पूरा बेल्ट जो है वो लेटराइट मिट्टी या तालाब से जो है सिंचाई की जाती है। इसके अलावा मिश्रित मिट्टी भी मिलेगी मध्य प्रदेश में 18%। लगभग आपको बता दिया मैंने कि सारी मिट्टी कवर अप हो गई आपकी। 47% काली, 33% लाल पीली, 18% के आसपास मिश्रित, 3% के आसपास जलोढ़ और बाकी की फिर बलुई मिट्टी मिलेगी मध्य प्रदेश में। तो लगभग मिट्टी वाला पूरा टॉपिक। और मृदा का क्षरण लगातार हो रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और मिट्टी का कटाव, मिट्टी का क्षरण लगातार हो रहा है, इसको प्रॉपर आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में खनिज के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज कहाँ कहाँ पर है और किस किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में खनिज आपको देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश में अगर हम खनिजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में तांबा है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज है, मध्य प्रदेश में हीरा है, मध्य प्रदेश में कोयला है, मध्य प्रदेश में तमाम प्रकार के खनिज आपको देखने को मिलेंगे। परंतु मुख्यतः अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर हमें उन महत्वपूर्ण चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर चीज़ें लेते हुए चल रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश के अगर हम खनिजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में खनिज और ऊर्जा संसाधन की, तो मध्य प्रदेश में मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले धात्विक खनिज। कई बार पूछ लेता धात्विक खनिज कौन है, लोहा, मैग्नीज, तांबा, संगमरमर धात्विक खनिज, इस तरीके के भी प्रश्न कई बार आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मैग्नीज की। तो मैग्नीज आपको मिलेगा कहाँ पर? मैग्नीज मिलेगा बालाघाट में। लगभग मैग्नीज मिलेगा बालाघाट में। ये भरवेली जो एशिया की खुली खदान है, करीब मैग्नीज की सबसे ज़्यादा मात्रा आपको बालाघाट मिलेगी। वैसे मैग्नीज उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, बालाघाट में सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा में राज्य वाइज है, मध्य प्रदेश का मैग्नीज में 3rd नंबर है। और इसके बाद हम बात करेंगे आपके बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट में आपके अनूपपुर, अमरकंटक, जिसको मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहते हैं, बॉक्साइट में पूरे मध्य प्रदेश हम भारत में 6वें नंबर पर है। तांबा में अभी 1st नंबर पर जो है राजस्थान आ गया है। और मलाजखंड के अंदर जो तांबा नगरी है, हालांकि 2020-21 में हम 1st थे, अभी हम जो है 3rd पे चले गए हैं। तो ये आपको याद रखना है ना। तांबा में जो है आज की डेट में जो है मध्य प्रदेश का बालाघाट 1st है, लेकिन राजस्थान वैसे 1st है। मध्य प्रदेश का 3rd नंबर है तांबे में। मैग्नीज में उड़ीसा 1st है। 3 में वैसे तो छत्तीसगढ़ 1st है, 3 में छत्तीसगढ़ 1st है। मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल 1st है। टंगस्टन में आपके अपने होशंगाबाद है ना। उसके सोना में आपके कर्नाटका है। वैसे मध्य प्रदेश के अंदर सीधी वाला क्षेत्र है। हीरा में आपका पन्ना है, एकमात्र 100% हीरा में पन्ना है, मझगवा जो खदान है यहाँ पे। इसके बाद हम अगर चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर में आपका आ जाएगा जबलपुर, मंदसौर वगैरह। इसके बाद हम बात करें हीरा की तो पन्ना आ जाएगा, मैग्नीज में बालाघाट आ जाएगा, लोअर एस्क में जो है वो आपके झाबुआ में आपके राखवासपट में झाबुआ आ जाएगा। तांबे में मैंने बालाघाट बताई दिया आपको। कोयले में आपके सिंगरौली आ जाएगा। ग्रेफाइट में आपके बैतूल आ जाएगा। अबरक में आपका बालाघाट आ जाएगा। अबरक में बालाघाट। भारत में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इसके अलावा एस्बेस्टस में झाबुआ मैंने आपको अभी बता ही दिया। अबरक में बालाघाट याद रखेंगे आप, प्रॉपर तरीके से रट के जाएंगे। संगमरमर में आपके जबलपुर याद रखेंगे। हरा संगमरमर में आपके सिवनी और रंगीन संगमरमर में आपके ग्वालियर याद रखेंगे आप। एस्बेस्टस में झाबुआ। स्लेट में मंदसौर रख लीजिए आप, मंदसौर, स्लेट में मंदसौर। उसका डोलामाइट में मध्य प्रदेश है, 1st पे याद रखेंगे। और डोलामाइट बालाघाट, नरसिंहपुर वगैरह में। इसके बाद कोयले में मैंने आपको बता दिया कि कोयले के भंडार आपको सिंगरौली, शहडोल, छिंदवाड़ा में मिलेंगे। उसमें भी सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला जो मिलेगा आपको सिंगरौली में मिलेगा, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे सीसा की। तो सीसा में आपको मिलेगा नर्मदापुरम मिलेगा। मध्य प्रदेश खनिज निगम 19 जनवरी 62 को बना। खनन की बहुत सारी समस्याएं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा फ्लोराइट में आपके जबलपुर है, गेरू में सतना है, टीन में आपके बैतूल है, यूरेनियम में शहडोल है, सोना में बालाघाट भी है, जिप्सम में शहडोल है, सुरमा में जबलपुर है, पायराइट में टीकमगढ़ है, ग्रेफाइट में बैतूल है, टंगस्टन में आगरगांव होशंगाबाद है, बॉक्साइट में आपके अनूपपुर मंडला वाला क्षेत्र है। तो लगभग ये तमाम जितने भी खनिज हैं आपको याद रखने हैं। और निश्चित तौर पर हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं यहीं से प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा। खनिज के बाद हम थोड़ी ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा विकास निगम हमारे बना 82 में। और सबसे पहले हम बता दें आपको एनटीपीसी और एचपीसी दोनों हमारा बिजली बनाती है। एनटीपीसी और एचपीसी 75 बना। सबसे पहला हमारा ताप विद्युत केंद्र जो है चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो 53 में बना। 53 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र बना हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र हमारा 1953 में बना।
इसको आपको याद रखना है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र को 1953 में बना, रट लीजिए आप। उसके बाद अमरकंटक 1965 में बना। लास्ट टाइम पूछा था चचाई अमरकंटक को कहाँ से बिजली बनती है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, 210 मेगावाट। उसके बाद आपका विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सबसे बड़ा है, ये लगभग 1987 में बना, सिंगरौली के बेड़न में 4760 मेगावाट। 24% अकेली बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलती है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र है, उसके बाद पेंच ताप विद्युत केंद्र है, फिर संजय गांधी 93 में बना। सतपुड़ा वाला जो है बैतूल में, याद रखेंगे आप, है ना। कुछ कुछ ताप विद्युत केंद्रों के सिर्फ नाम याद रख लें, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र 67 में बना, याद रखेंगे आप। शासन वाला आपके ये अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट सिंगरौली में बन रहा है। इसके अलावा एसआर का बन रहा है ना। इसके अलावा वेल्सपॉन का नीमच में बन रहा है। बांधवगढ़ ताप विद्युत केंद्र भी बन रहा है, गाडरवारा भी बन रहा है ना। तो लास्ट टाइम इन्होंने अमरकंटक वाला पूछा था। गांधी सागर ताप विद्युत केंद्र 60 में बता ही दिया मैंने, राणा प्रताप जवाहर सागर। उसके बाद इंदिरा सागर ताप विद्युत केंद्र 84 में मैंने आपको बता ही दिया। ओमकारेश्वर में सोलर फ्लोटिंग बन रहा है। रीवा में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है 750 मेगावाट का। फिर इसके साथ ही साथ रानी अवंतीबाई बरगी में बन रहा है। तवा ताप विद्युत केंद्र होशंगाबाद में बन रहा है। बाणसागर शहडोल में बन रहा है ना। राजघाट जो परियोजना है एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना 71 में बनी। तो जितनी भी परियोजनाएं हैं ये आपको दिमाग में यहाँ पर सेट कर लेनी है, इससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। प्रॉपर पढ़ लीजिए, यही परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा। अब मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर हम उद्योगों की बात कर लेते हैं। कौन से क्षेत्र में कौन से उद्योग लगे हुए हैं और मध्य प्रदेश के कौन से उद्योग किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को भी अपन देख लेते हैं लास्ट टाइम, क्योंकि उद्योगों से भी एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में। तो उद्योग को भी हम थोड़ा सा एट ए ग्लांस नज़र दौड़ा लेते हैं कि क्या क्या हमारा टॉपिक है। तो आई होप कि हम यहाँ पर जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं और उसको देख रहे हैं, और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम स्टडी पर ध्यान दीजिए। तो समय बचा नहीं है अब। तो सूती कपड़े के लिए मैनचेस्टर इंदौर है, आप याद रखेंगे। सूती कपड़े के लिए मैनचेस्टर इंदौर है, और इंदौर को जो है आपके मैनचेस्टर कहा जाता है मध्य प्रदेश का। फूड प्रोसेसिंग के लिए अगर बात करें तो अवंती मेगा फूड पार्क देवास में, और इंडस वाला जो है वो खरगोन में। अवंती पहला है, इंडस वाला प्राइवेट सेक्टर का। इसके अलावा अन्य जगह पे भी ये फूड पार्क्स बन रहे हैं, और लगातार जो देवास और इंदौर वाला जो पूरा क्षेत्र है वो निर्यात जोन के रूप में भी लगातार काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग की बात करें तो जावरा के अंदर रतलाम में पहली चीनी फैक्ट्री हमारी खुली। ये आप वनस्पति के तेल के लिए आपका याद रखेंगे विदिशा, सोयाबीन के लिए उज्जैन याद रखेंगे आप, कृत्रिम रेशे के लिए नागदा याद रखेंगे आप, जूट मेस्टा के लिए भी उज्जैन वाला क्षेत्र याद रखेंगे। इसके बाद आपके जो रेशम है इसके लिए मंडला याद रखेंगे आप, अन्य जगह पे भी रेशम के लिए। और सिवनी में भी होता है रेशम इंडस्ट्री, रेशम संचालय 84 बना, ये याद रखेंगे आप। इसके खनिज के आधार पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सीमेंट इंडस्ट्री बानमोर याद रखेंगे 1922। उसके अलावा कैमूर याद रखेंगे 23 में। इसके अलावा हीरा में आपको होता है कि पन्ना याद रखेंगे। BHEL जो 64 में ब्रिटेन की तरफ से 2013 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया, याद रखेंगे। इसके अलावा आपके चूना पत्थर में आपको याद रखना है जबलपुर, है ना। हथकरघा उद्योग हैंडलूम इंडस्ट्री भी हमारे लगातार डेवलप हो रही है, बहुत सारे क्लस्टर्स वगैरह बनाया जा रहा है। वाराणसी की साड़ी को जो है GI टैग दिया गया, चंदेरी की साड़ी को 2004 में दिया गया था, महेश्वर की साड़ी को 2012 में दिया गया था, है ना। इसके अलावा कागज इंडस्ट्री, मैंने बताया कि नेपाल नगर में अखबारी कागज 48 में, सिक्योरिटी पेपर में 67-68 में, नोट बनाने का छापने का कारखाना बैंक नोट प्रेस 74 में, देवास में वहाँ नोट छपते हैं। बीड़ उद्योग जबलपुर याद रखेंगे आप, तेंदुपत्ता लाख उद्योग उमरिया याद रखेंगे आप, कत्ता उद्योग खैरवार बानमोर याद रखेंगे आप, लकड़ी चीर करने का कारखाना आप लगभग सब जिले में जबलपुर में आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा। प्लाईवुड आपको मिलेगा जबलपुर में, भोपाल में मिलेगा आपको। औद्योगिक गति जिस तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो रही है, हमारे यहाँ मंद गति है ना। वित्त निगम 55 बना इंदौर में, याद रखेंगे आप। उसके बाद औद्योगिक विकास संस्थान 69 में भोपाल में, याद रखेंगे आप। वस्त्र उद्योग निगम 70 में बना भोपाल में, याद रखेंगे आप। हस्तशिल्प 72 में बना। उसके बाद आपके राज्य उद्योग निगम 69 में भोपाल में बना। निर्यात निगम 77 में भोपाल में बना। इसके साथ ही साथ खनन इंडस्ट्री को लेकर खनन निगम 62 में बना मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर योजना मंडल 24 अक्टूबर 72 गुना तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय, और मध्य प्रदेश में तमाम प्रयास चल रहे हैं। नई औद्योगिक पॉलिसी लाई जा रही है, MSME लाया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। करेंसी नोट प्रेस देवास में 74 में बना, सिक्योरिटी पेपर मिल 67 में बना। ये आपको दिमाग में यहाँ पर रखने हैं सारे के सारे। माइक्रो स्केल इंडस्ट्री पे काम चल रहा है, इसलिए बिरसा मुंडा योजना चालू की गई है 6 सितंबर 2022 को, 1 लाख से 50 लाख तक का लोन। इसके अलावा टटैया मामा योजना, इसमें 1 लाख से 10,000 तक का लोन, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए।
संत रविदास योजना चालू करी है, 1 लाख से 50 लाख का तक लोन शेड्यूल कास्ट के लिए। तो ये तमाम प्रकार के डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, स्टेनलेस कॉम्प्लेक्स, रीजल कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर इनको सब आप देख लेंगे, है ना। तो इंजीनियरिंग क्लस्टर वगैरह पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर पूछ लिया था पिछली बार कहाँ पर है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जा रहा है और हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि ये तमाम क्षेत्रों को जो है वो कवर किया जाए। तो आई होप कि लगभग मध्य प्रदेश के भूगोल में हम वो सारे एरिया को कवर कर चुके हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उद्योग हो गया, खनिज हो गया, मृदा हो गया, अपवाद तंत्र हो गया, वनस्पति हो गया, है ना, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश में वन हो गया, और मध्य प्रदेश में जनजाति जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है ट्राइबल, हालांकि ये यूनिटी है पूरी अपने आप में, तो ये भी हमने अपने आप में यहाँ पर पढ़ लिया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल आपको मिलेंगी धार में 12 लाख के आसपास। और उसके बाद जो है आपके मध्य प्रदेश के अंदर हमने बात की थी आपको कि मध्य प्रदेश में जो है आपके अलीराजपुर में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है ट्राइबल है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भील सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गोंड है, और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में वो कोल है। तो लगभग आई होप कि मैं सिलेबस पर अगर एक नज़र डालूं तो आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लिया है ना। हम अपनी बुकलेट पे अगर जाएं मध्य प्रदेश की, तो हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देख लिया। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय के बाद हमने आई होप कि वन और वनोपज देख लिया, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, नदियाँ देख ली, ऋतुएं देख लिए, मिट्टियाँ देख ली, खनिज देख लिया, ऊर्जा देख लिया, उद्योग देख लिया। अब एक टॉपिक हमारा जो कृषि बच रहा है, तो वो हम लोग मध्य प्रदेश के इकोनॉमी में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा मध्य प्रदेश में कृषि को भी हल्का सा यहाँ पर एक बार देख लेंगे कि मध्य प्रदेश में कृषि के अंदर हम क्या और टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं। तो गेहूँ मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, और गेहूँ अब सबसे ज़्यादा आपको होशंगाबाद में है, और सरबती गेहूँ जो है वो सीहोर में है। इसके अलावा जो हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 11 जलवायु प्रदेश और 5 जो है वो फसल क्षेत्र के आसपास है। मध्य प्रदेश में जो है वो 5 के आसपास जो है फसल क्षेत्र के आसपास जो है लगभग 5 है। और अगर हम ओवरऑल इनकी बात करें, ओवरऑल इनकी डेवलपमेंट की बात करें, तो चावल हमारे यहाँ बासमती चावल है रायसेन में, चिन्नौर चावल जिसको जीआई टैग मिला वो आपके बालाघाट में है। कृषि कर्मण अवार्ड हमको लगभग अब तक 7 बार मिल चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमुख फसलों की, तो गेहूं मैंने बता दिया कि प्रमुख खाद्य फसल है। सीहोर का सरबती फेमस है जिसको 22 फरवरी 2023 को जीआई टैग मिला, विटामिन बी इसमें होता है। नरसिंहपुर के अंदर धान में बालाघाट है, चिन्नौर को जीआई टैग मिला। मक्का में आपका छिंदवाड़ा है, बाजरा में आपका भिंड है, जौ में आपका गुना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में पढ़ेंगे अपन इसको जीआई टैग में। ज्वार में बड़वानी है, चना में छिंदवाड़ा है, मूंगफली में खंडवा खरगोन है, भारत में गुजरात है, सरसों में मुरैना भिंड है। भावंतर योजना चली थी किसानों को बीज का अंतर देने के लिए एमएसपी का, सरसों में। उसके कपास में गुजरात है, अरहर में आपके नरसिंहपुर है, अलसी में रीवा है, सोयाबीन में उज्जैन है ना। इसके अलावा कॉफ़ी में बैतूल है, अफीम में मंदसौर है, खंडवा गांजा में है, गांजा में खंडवा है। उसके बाद आंवला में पन्ना है, आम में जबलपुर है, सुंदर राजा आम आपके रीवा में है, नूरजहाँ अलीराजपुर में जो अफगानिस्तान जाता, अंगूर में रतलाम है, केले में बुरहानपुर है, शुगर फ्री आलू में इंदौर है, सीताफल में सिवनी है, प्याज में आपके खंडवा है, लहसुन में मंदसौर है, यावन लहसुन में रतलाम है, धनिया में नीमच गुना है, मिर्च में बुरहानपुर है, हल्दी में शहडोल है, अदरक में निवाड़ी है, बड़वानी है, और मटर में आपके जबलपुर है, टमाटर में आपके सतना है। तो लगभग मान के चलिए मध्य प्रदेश के अंदर जितनी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं, आई होप कि वो हमने ये देखा कि कौन कौन सी फसलें भी मध्य प्रदेश में है और कृषि उपज किस तरीके से मध्य प्रदेश में बढ़ रही। मेंस के बेच में उसको डिटेल में पढ़ाएंगे क्योंकि अभी समय की अपनी कमी है, इसलिए हम सिर्फ मध्य प्रदेश के काम के चीज़ों पे यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो आई होप कि लगभग हमने जितना करा सकते हैं टॉपिक यहाँ पे कवर करा दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये मध्य प्रदेश का भूगोल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और मध्य प्रदेश के भूगोल में आपको प्रॉपर तरीके से जो मध्य प्रदेश की पूरी पहाड़ियाँ हैं, चाहे वो सतपुड़ा है, पश्चिमी पचमढ़ी, राजपुरा, बीजागढ़, ग्वालीगढ़, चाहे वो महादेव में धूपगढ़ हो, चाहे वो मैकाल हो, अमरकंटक पढ़ लिया अच्छे से, मालवा का पठार पूरा पढ़ लें, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, रीवा, पन्ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य भारत अच्छे से पढ़ के जाएं। राष्ट्रीय उद्यान पूरे पढ़े, अभ्यारण्य पूरे पढ़े, नदियाँ पूरी अच्छे से देख लें, जलवायु परिवर्तन और तापमान वर्षा देख लें, मिट्टी पूरी देख लें, इसके अलावा खनिज पूरे देख लें, ऊर्जा संसाधन पूरे देख लें, सिंचाई पूरा देख लें, इंडस्ट्री पूरा देख लें, एग्रीकल्चर पूरा देख लें, और जनसंख्या वृद्धि वाला टॉपिक हम ऑलरेडी जो है वो इकोनॉमी में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है मित्रों, तो धन्यवाद।
फिर हम अपने अगले वीडियो के साथ आपके बीच में आएंगे। लगातार पढ़िए, जो भी क्लास हो रही है उसका वीडियो सुनिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। परीक्षा को कम दिन रह गए हैं, अपना 100% देने की कोशिश करिए और हम भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे आपके लिए जितना यथासंभव कर सकते हैं। धन्यवाद।